Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with a very fresh chapter in economics, which is the theory of production. Theory of cost के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद होप सो आप लोगों ने उसको रिवीजन भी किया होगा पढ़ के। और मैं तो हर दिन ही बोलता हूं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स में, उसको आप जरूर से अपने घर पे रिवीजन कीजिए। और आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक नया चैप्टर है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट से ही रिलेट करता है। देखिए प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम किसी लोगों से ऐसे बातचीत करते वक्त पूछते हैं कन्वर्सेशन लैंग्वेज में कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो जनरली लोगों के सेंस में ये आता है कि कोई रॉ मटेरियल डाल करके या किसी रॉ मटेरियल के हेल्प से, इनपुट के हेल्प से जब हम आउटपुट बनाते हैं, कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन का ब्रॉड डेफिनेशन आज आप लोग सीखने जा रहे हो। प्रोडक्शन का ब्रॉड डेफिनेशंस आज के क्लास में आप लोग सीखेंगे। देखिए क्या है प्रोडक्शन आप लोगों का। प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है। कैसा एक्टिविटी है? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी और सर्विसेज भी। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है ना, उसकी मेन ऑब्जेक्ट्स बस यही होती है, सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द satisfy the demand of the people। प्रोडक्शन क्या होता है आपको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिसोर्सेस को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज में, विच गुड्स और सर्विसेज कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। तो ये हुआ प्रोडक्शन। अब इसमें हमारा प्रोडक्शन को दो सेंस में हम लोग समझते हैं। प्रोडक्शन को इन इकोनॉमिक्स, यहां से मेन चीज आपको शुरू हो रहा है। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड एट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स बोलता है, दो तरह के एक्टिविटी के बारे में हमने बात किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो प्रोडक्शन को बोला इकोनॉमिक्स में यह बताया गया है कि जो प्रोडक्शन होता है यह हमेशा ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। प्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब देखिए यहीं पर आपको ब्लैक बोल्ड में दो तरह से प्रोडक्शन को समझाया गया है। यहीं पर आपको दो तरह से प्रोडक्शन को समझाया गया है। ठीक है भाई, प्रोडक्शन को दो वे में आपको समझाया गया। क्या क्या वे है हम लोगों का? पहला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है। दैट इज क्रिएशन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और सर्विसेज। हमारे लिए वही थिंग्स, वही गुड्स या वही सर्विसेज यूटिलाइज्ड है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। वही हमारे लिए यूटिलाइज्ड है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर है? तो यहां पर जो गुड्स या सर्विसेज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करता है, यूटिलिटी को क्रिएट करता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। या फिर प्रोडक्शन जो वैल्यू एडिशन करता है, क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को में वैल्यू क्रिएशन करता है, उसको भी हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। इवन मैं आपको क्लासेस में ये लेक्चर्स दे रहा हूं, इतने सारे लेक्चर्स आपको मेरे से रोज मिलते हैं। आप क्लासेस कर रहे हो, आप अभी फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट में जाओगे, इंटरमीडिएट में पढ़ने के बाद आप फाइनल में जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आपका वैल्यू एडिशन होता जाएगा। इसको भी हम लोग प्रोडक्शन ही नाम देंगे। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको भी हम लोग प्रोडक्शन ही नाम देंगे। सर ये कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, पढ़ाना कैसे प्रोडक्शन हो सकता है? देखिए मेरे बच्चों, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों ने इसको भी प्रोडक्शन में कवर कर लिया। प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय अ मैन्युफैक्चरर। कोई मैन्युफैक्चरर यानी कोई कार बनाने वाली कंपनी, टाटा है, ह्यूंडई है, बहुत सारे कंपनीज है, ये लोग कार बनाते हैं, ये भी प्रोडक्शन है। वेजिटेबल्स अगर कोई वेंडर ला करके मार्केट में बेचता है, ये भी प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर, लॉयर, टीचर, एक्टर, डांसर, ये अपने सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये भी प्रोडक्शन है। ये भी प्रोडक्शंस में कवर अप हो जाता है। ठीक है ना, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द क्रिएशन ऑफ द मनी और द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। तो ये सभी कुछ प्रोडक्शन में आता है। अब ये जो दो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया, प्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, दो हमने बात बताया आपको, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ वैल्यूज।
अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आप क्या आंसर करोगे? प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी होता है और प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ द वैल्यू भी होता है। प्रोडक्शन वैल्यू को भी क्रिएट करता है, प्रोडक्शन यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है, प्रोडक्शन वैल्यू को भी क्रिएट करता है। मेरे बच्चों इसके बाद प्रोडक्शन वैल्यू को क्रिएट करता है, इसके लिए मैं काफी एक्सप्लेनेशंस आपको देने जा रहा हूं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का। यूटिलिटी कैसे किसी थिंग्स की क्रिएट होती है, यूटिलिटी कैसे किसी थिंग्स की क्रिएट होती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए यूटिलिटी क्रिएशन का, जैसे पहले आप लोग 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2 साल पहले आप क्लासेस कैसे करते थे? आप जहां भी पढ़ रहे थे, छोटे क्लास में थे, आप लोग 10 12 में होंगे, 9 10 में होंगे, जब भी आप क्लासेस कर रहे थे तो आप जाते थे अपने आपके घर पे, या तो टीचर आते थे पढ़ाने या फिर आप टीचर के पास किसी कोचिंग क्लासेस में या किसी सर मैडम के पास पढ़ने के लिए जाते थे। ये एक्टिविटीज होता था। लेकिन हमने आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट कराने के लिए हमने क्या किया? ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, और ऑनलाइन भी ऐसा जिसमें आपको पूरा मजा मिले कि सब कुछ आपको अवेल हो रहा है, सारी सर्विसेज आपके साथ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी एक यूटिलिटी का तरीका बन गया कि अगर डिस्टेंट प्लेस या इंडिया में कहीं भी लोकेशन पे बच्चा बैठा हुआ है तो वो बैठ के हमारे से क्लासेस कर सकता है। तो एक होता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, यहां पर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम बता रहे हैं कि एक फॉर्म में किसी गुड्स का, एक फॉर्म मतलब उसका एक फॉर्म में उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वहीं पे दूसरे फॉर्म में वह काफी यूटिलाइज्ड गुड्स बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई वुडन का पीस है, फॉर एग्जाम्पल कोई वुडन का पीस है, उसको आप नॉर्मली ला करके रख दो और आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, उसको बोलो कि भैया ये वुडन के पीस पे आप बैठ जाइए, नहीं बैठेगा। लेकिन उसी वुडन के पीस से आप एक अच्छा सा चेयर बना दो, एक अच्छा सा सोफा बना दो और फिर उनको ऑफर करो बैठने के लिए, तो आराम से बैठेंगे, मजे भी लेंगे बैठ के। तो भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये फॉर्म यूटिलिटी होता है। जब किसी थिंग्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है। यूटिलिटी का मतलब आप यूजफुलनेस से भी लगा सकते हो। यूजफुलनेस होता है मतलब हमारे वांट सेटिस्फेक्शन में हेल्प करने लायक बन जाता है। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द फिजिकली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का फिजिकल फॉर्म चेंज करना, नेचुरल रिसोर्सेस का फिजिकली फॉर्म चेंज कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं वहां पर क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये जो कपड़े हम लोग पहने हैं, ये कपड़े ये कॉटन से बना है, और ये कॉटन एग्रीकल्चर में एक प्लांट बना होगा। प्लांट सोचो, एक प्लांट से, एग्रीकल्चर से, आप जो कॉपी या पेन पे लिख रहे हो ना, वह भी एक प्लांट से ही बन करके आया है, सोचो। तो ये सारा कैसे हो पाया है? फॉर्म यूटिलिटी। आपको कोई ऐसे बोल देता कि कोई मतलब पेड़ से ही बन के आता है ये सारा, आपको जो पेपर्स वगैरह है, तो वैसे जब ये रॉ फॉर्म में था आप उसके ऊपर लिख सकते थे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसी को कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे फॉर्म में, तो आप आराम से उसको यूटिलाइज, उसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ गई। तो ये फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है, यहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरली कंसिस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मेकिंग टेबल और चेयर फ्रॉम द वुड। वुडन का यूज नहीं है, लेकिन उसी वुडन को हम चेयर और टेबल के फॉर्म में डाल देंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे ही मान लो रॉ गोल्ड किसी के पास पड़ा हुआ, रॉ गोल्ड कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसी रॉ गोल्ड के हेल्प से अच्छा सा ज्वेलरी बना दो जो कि अच्छा लुकिंग वाला है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ये है फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? ऐसा कोई गुड्स और सर्विसेज जिसका दूसरे प्लेस पे यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अनदर प्लेस पे जब हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। प्लेस यूटिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ द रिसोर्सेस, चेंजिंग द प्लेस ऑफ द रिसोर्सेस। जैसे मान लो विलेज में एग्रीकल्चर तो विलेज में ही होता है भाई, शहरों में कहीं एग्रीकल्चर होते आपने देखा है क्या? कलकत्ता में रहते हो आप, मुंबई दिल्ली कहां भी रहते हो, आपने कभी देखा है क्या शहरों में एग्रीकल्चर? विलेज एरिया में होता है। तो जिस एरिया में, विलेज एरिया में एग्रीकल्चर हुआ, वहां पर क्रॉप हुआ, क्रॉप सभी फार्मर लोगों के पास क्रॉप है, वहां पर उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है उसका,
लेकिन उसी को क्रॉप को जब हम लोग विलेज से टाउन एरिया में या सिटी एरिया में जब ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसके सेल्स भी बढ़ जाते हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? प्लेस यूटिलिटी। मतलब प्लेस चेंज करने से उसी रिसोर्स की वैल्यूज इंक्रीज कर जाती है, प्लेस चेंज करने से उसी रिसोर्सेस का यहाँ पर यूसेज ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी यूजफुलनेस ज्यादा बढ़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। क्या नाम देते हैं इसको? प्लेस यूटिलिटी। जैसे चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर लिटिल और नो यूज टू अनदर प्लेस वेयर दे आर द ग्रेटर यूज इज कॉल्ड द प्लेस यूटिलिटी। मतलब वैसे जगह से गुड्स को हम जहां पर कोई यूटिलिटी नहीं है, जहां पर कोई यूज नहीं है, उस जगह से उस गुड्स को ट्रांसफर करके हम ऐसे प्लेस पे भेज देते हैं जहां पर उस गुड्स की काफी सारी यूसेज है, काफी यूजफुलनेस है उसकी, तब इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कैसे हो सकता है? जैसे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के नीचे से हम लोग कोल, मिनरल्स, गोल्ड ये सब निकालते हैं। अर्थ के नीचे मतलब जमीन के नीचे, लैंड के नीचे इस कोल का, मिनरल्स का, गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है। उसी को हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ला दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, मार्केट में सेलेबल हो गया, तो इसके वैल्यू बढ़ गई। इसी की तरह तीसरा नंबर पॉइंट है हम लोगों का टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कब जनरेट होता है? टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। मतलब जैसे आप देखते हो विदाउट सीजन भी हमें वह प्रोडक्ट या वह क्रॉप हमें अवेलेबल होता है जिसका सीजन नहीं है। जैसे आप पोटैटो आपके घर में यूज होता है, सबके घरों में होता है। पोटैटो का एग्रीकल्चर किसी पर्टिकुलर सीजन में ही सिर्फ होता है। पोटैटो का एग्रीकल्चर जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, लेकिन पूरे ईयर भर ये अवेलेबल होता है। क्लियर है? पूरे ईयर भर अवेलेबल होता है। व्हीट जो आटा आपके घरों में बनता है, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में इसका एग्रीकल्चर होता है, लेकिन पूरे ईयर भर अवेलेबल होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो पर्टिकुलर सीजन में वह ग्रो करते हैं, लेकिन पूरे ईयर भर अवेलेबल होता है। इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। वैसे समय में भी उसको अवेल कर देना जिस समय उसकी प्रोडक्शन नहीं है, जिस समय वह प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूं। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट टाइम्स। गुड्स और सर्विसेज को हम किस टाइम पे अवेलेबल कर रहे हैं? अवेलेबल एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। जिस समय वह नॉर्मली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जिस टाइम पे वह नॉर्मली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे हम गुड्स और सर्विसेज को पीपल्स के लिए अवेल कर रहे हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ टाइम यूटिलिटी के वजह से पॉसिबल है। जैसे स्टोरिंग हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स फॉर यूज टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, बाजरा हुआ, मेज हुआ, ये सब किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होता है भाई, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? स्टोर रूम, घर में स्टोर करके रख देते हैं और पूरे ईयर भर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। कैनिंग ऑफ द सीजनल फ्रूट, कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट टू मेक देम अवेलेबल ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में भी सीजनल फ्रूट आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। और एक होता है पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी जो आपके पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे अभी आपको एडुकेशन की जरूरत है, तो ये आपका पर्सनल नीड है। जब आप बीमार होते हो तो आप किसको खोजते हो? बीमार रहोगे तो मेरे पास थोड़े आओगे, सर ना बीमार हो गए हैं। बीमार होगा तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। मैं भी बीमार होऊंगा तो कहां जाऊंगा? डॉक्टर के पास। हमें किसी से कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल मैटर समझ में आ रहा है ना? अरे लॉ इतना पढ़ा दिया, लीगल मैटर का वर्ड तो समझ में आ ही रहा होगा। कुछ कोर्ट वर्ड का मामला चल रहा है, तो हम किसके पास जाते हैं उसको सॉल्व कराने के लिए? लॉयर के पास जाते हैं। हमें अगर हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग खराब हो गया, हिसाब किताब खराब हो गया, तो हम किसके पास जाते हैं इसको ठीक करने के लिए? अकाउंटेंट के पास जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पर्सनल यूटिलिटी। ये हमारा क्या हुआ? पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ द पर्सनल स्किल इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज।
पर्सनल स्किल का यूज करना और उस स्किल का यूज करके सर्विसेज देना। बहुत सारे लोग हैं, क्या सभी लोग आपको ये टीचिंग सर्विसेज दे सकते हैं? मेनी आर द पीपल्स हु आर वेरी talented, who have many degrees, but they cannot teach to another person. They are not expert in providing the lectures to another person. तो ऐसे सिचुएशन में हर चीज के लिए आपके पास एक पर्सनल स्किल को आप सर्विसेज के फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हो, अपने पर्सनल स्किल को जब आप सर्विसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये क्या बन जाता है आपके लिए? पर्सनल यूटिलिटी बन जाता है। जैसे डॉक्टर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इंटीरियर डेकोरेटर की, इवेंट ऑर्गेनाइजर की, इन लोगों की जो सर्विसेज है ये पर्सनल यूटिलिटी है। क्या भाई? पर्सनल यूटिलिटी है। तो ये चारों यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी, एंड ऑल द 4 यूटिलिटीज टुगेदर मेक्स द प्रोडक्शन। ये सभी मिलकर क्या बन जाते हैं? प्रोडक्शन होते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? प्रोडक्शन बनते हैं। यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है मन में? एनी क्वेश्चन? माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिगिन करने से पहले अगर किसी बच्चे के मन में किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे से सवाल पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे बच्चों, कोई भी डाउट है आपको अभी यहां तक? दीपक, सभी, सहचर, वेर इज सहचर? साकिब क्लास नहीं कर रहा है? अभी तो था वह क्लास में, को बुलाओ सब लोग। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? मतलब वो सारे फैक्टर जिनके हेल्प से हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उन सभी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डन। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वह सभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस होते हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वह सभी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हम किसे नाम देते हैं? वैसे रिसोर्सेस जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। सो मेरे बच्चों, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर क्लासिफाइड एज अंडर। जैसे कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि मैन मेड रिसर्च होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने उसे बनाया है रिसोर्स के तौर पे। जैसे मनी, कैपिटल, इसे हमने बनाया है, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया मैन मेड रिसोर्सेस। चलिए आइए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स में आता है लैंड, और ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या आता है? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप का एबिलिटी जिसके अंदर होता है, ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है? इनसे हमें क्या रिवार्ड मिलता है? मतलब किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या अर्निंग कर सकते हैं? कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम कौन सा अर्निंग में यूज कर सकते हैं? जैसे लैंड है, लैंड से हम सिर्फ और सिर्फ रेंट अर्निंग कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड रिवार्ड होता है। लेबर से हम वेजेज अर्न कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड रिवार्ड होता है। फिर इसी तरह कैपिटल से हम इंटरेस्ट की अर्निंग कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड रिवार्ड होता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरियल स्किल से हम प्रॉफिट, जिसके पास एंटरप्राइज का फॉर्मेशन वही लोग करते हैं, इंटरप्राइजेज वही लोग बनाते हैं जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होता है, और ये लोगों की जो प्रॉफिट आती है, इनको जो रिटर्न बदले में मिलता है वह क्या होता है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट फिक्स नहीं है, ये उनके जितना ज्यादा ब्रेन लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हुआ आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है,
तो मेरे बच्चों मैं ये बता दूं कि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होने वाला है और आपका ये एग्जाम्स में आने वाले सारे टॉपिक्स को एकदम सजा के बेहतर तरीके से आपने तब पढ़ा होगा सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम्स में हमें कुछ लिखना है। और आपको यहाँ पर एक एक लाइन ध्यान में रखना है बिकॉज आपको इस बार एमसीक्यू टिक करके आना है एग्जाम्स में, ठीक है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पेपर आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, आइदर यू आर इन द सीए कोर्स और सीएमए कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऑलरेडी अपने ट्यूशन से अब 90s में नंबर जा चुका है, 90s में नंबर जा चुका है इसी टर्म में, इसी टर्म में भाई। तो आप कम से कम 80 प्लस का लक्ष्य लेके चलना है आपको इस पेपर में। अब सीए वाले बच्चे भी 80 लाते हैं, सीएमए वाले तो लाते ही हैं, सीए वाले भी लाते हैं। तो आप इस लक्ष्य के साथ जो लोग भी सीएमए टारगेट बना लो, लेकिन टारगेट तभी फुलफिल होगा ना जब आप काम करेंगे। वो वैसे कैटेगरी में आपको नहीं फॉल करना है कि सिर्फ आप सोच रहे हो कि करेंगे करेंगे, आप कर नहीं रहे हो। आपने डिसाइड किया कि आज हमको ये सब्जेक्ट में इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो चाहे फिर कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी काम आ जाए, आप अपना डिटर्मिनेशन को तय कर दो कि हमें ये कंप्लीट करना है, तो करके ही आप उठो, तभी आप जाके एग्जाम्स में पास कर पाओगे। इसी रास्ते को अख्तियार कर लो अभी से, अभी भी समय नहीं आपका ज्यादा बीता है। आप मार्च के एंड पे आप सोचेंगे कि कर ले, मार्च के बिगिनिंग से आप शुरू करेंगे तब भी समय कम हो जाएगा आपके लिए। अभी भी सुटेबल समय है, सभी लोग अगर स्टार्ट कर देगा तो आराम से आप कंप्लीट करके अपना एग्जाम पास कर सकते हो। थोड़ा कभी बात मान लिया करो। पहला, हम जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं उसका पहला पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया है उसका फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जमीन जो है ना, ये हमें जमीन अगर चाहिए, लैंड चाहिए, तो क्या हम उसको बड़ा कर सकते हैं? छोटा सा जगह को थोड़ा सा ऐसे खींच खींच के बड़ा कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? क्या जमीन को बड़ा कर लेना अपने तरफ से पॉसिबल है? बोलो, ये पॉसिबल है क्या? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। लैंड को अपने साइड से बड़ा कर सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स? बोलो, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये नेचर का फ्री गिफ्ट है। लैंड रेफर्स टू ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। जैसे लैंड में और क्या क्या आता है? जैसे कुछ लोगों को जमीन का डेफिनेशन, लैंड का डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ जमीन दिखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंड के डेफिनेशन में सॉइल भी आता है। देखिए, दिस इंक्लूड्स सॉइल्स, सॉइल एंड अर्थ सरफेस। सॉइल और अर्थ का सरफेस तो इसमें इंक्लूडेड है। नेचुरल रिसोर्सेस जो कि लैंड के अंदर से निकलते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद से आपका कोल हुआ, ये सभी लैंड के डेफिनेशन में आते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी। वाटर है, एयर है, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सभी आपका लैंड के डेफिनेशन में आएगा। लैंड क्या होता है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। लैंड क्या होता है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। दिस इंक्लूड्स द सॉइल, फिर इसके बाद से अर्थ सरफेस, नेचुरल रिसोर्स, ये सभी कुछ आपका लैंड के डेफिनेशन में आते हैं। वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा। अब हम अगले पॉइंट में लैंड की फीचर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इस पॉइंट्स पे अब हम लोग बात करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फीचर्स ऑफ लैंड क्या क्या होता है, ठीक है भाई। फीचर्स ऑफ लैंड से स्टार्ट करेंगे। आप एक बार पढ़ लो इसको, लैंड का डेफिनेशन को, फिर शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों,
चलिए अब फीचर्स ऑफ लैंड से अपने स्टार्ट करेंगे। लैंड का क्या फीचर्स होता है? पहला फीचर्स आप क्या पढ़ेंगे? यह फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। याद रखना सर, ब्लैक बोल्ड में आप लिख के क्यों दिए हैं इसको? ये आपका एग्जाम्स में एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट आएगा, इसीलिए। यह क्या होता है? लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा पॉइंट, लैंड फिक्स्ड इन क्वांटिटी है। इसको ना मोदी जी भी चाह के बड़ा नहीं कर सकते हैं। वो भी अगर चाह लेना कि हम लैंड को, जमीन को बड़ा कर देंगे, ऐसे अगर चुनाव में आके वादे कर दिए ना, तो फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये फिक्स्ड इन क्वांटिटी है। हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में जितना लैंड है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये एग्जाम्स में पूछता है, लैंड जो है ये इलास्टिक होता है कि इन इलास्टिक होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा भी ये बदल ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? जितना लैंड सरफेस हमारे पूरे अर्थ पे अवेलेबल है उतना ही अवेलेबल रहेगा। भले उसमें कभी बिल्डिंग बन जाए, तो कभी उसके ऊपर जंगल लगा दिया जाए, तो कभी उसके ऊपर रोड बन जाए, तो कभी एयरपोर्ट बन जाए, लेकिन लैंड सरफेस को और बड़ा नहीं किया जा सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक। याद रखना आपको, लैंड का नेचर कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको बदला ही नहीं जा सकता। क्लियर है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, इट इज अ रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म। सर अभी तो सर आपने बोला कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। मैंने बोला इंटायर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटायर इकोनॉमी मतलब पूरी दुनिया। इंटायर इकोनॉमी का मतलब हुआ पूरी दुनिया। पूरे दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो लैंड को परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसको बड़ा ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लिए सोचो। आप चाहो ना अभी सीए में बन जाओ, 50 जगह पे लैंड परचेज करो, 10 जगह पे बिल्डिंग परचेज करो, जहां जो करना है करो। ठीक है, तो आपके लिए यह क्या हो सकता है? रिलेटिवली इलास्टिक हो सकता है। आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यह इलास्टिक हो सकता है, पर्सन टू पर्सन इसको बदला जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चों ये पूरे इंटायर इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो ये आपका जो है, ये आपका रिलेटिव इनइलास्टिक होता है। फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, याद रखना है। अच्छा, लैंड परमानेंट है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत 10 लाख साल पहले भी लैंड जैसा था वो अपने जगह पे फिक्स है, परमानेंट है। बार बार उसके ओनर बदल रहे हैं, बार बार उसका शेप बदल रहा है, लेकिन लैंड तो वही है, फिक्स है, परमानेंट है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? लैंड इज परमानेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। इसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिलेटिव और फिक्स्ड का डिफरेंस क्या है? रिलेटिव इलास्टिक मतलब ये चेंज होता है, रिलेटिवली मतलब क्या होता है? चेंजेबल इलास्टिक है। ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिलेटिवली मतलब जो वेरी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद से लैंड हैज सर्टेन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज which are original and indestructible and indestructible. इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसका यह है लैंड का कि इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। द प्रोडक्शन पावर ऑफ सॉइल इज इंडिस्ट्रक्टेबल सिंस इट्स फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड इवन इट गेट्स डिप्लीटेड आफ्टर सम यूज। मतलब अगर कोई सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी डिप्लीट हो गई है, डिप्लीट मतलब फर्टिलिटी चला गया है। बहुत सारा ऐसा लैंड आप देखोगे जहां पे क्या होता है ना कि यह फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहता है, फॉरेस्ट के कटिंग होने से ना उसकी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, लेकिन उसके फर्टिलिटी को फिर से बैक किया जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी को अगेन बैक किया जा सकता है। लैंड लैक्स मोबिलिटी इन जियोग्राफिकल सेंस। अगर जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोगों में मोबिलिटी है, हम इंसानों में मोबिलिटी है। आज आप कोलकाता में हो, कल को आप जयपुर में, परसों को पटना को, उसके 4 दिन बाद आप दिल्ली में जा सकते हो। हम लोग मोबाइल है, हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन।
लेकिन जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लैंड जो है ना, इस ये इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब इमोबिलिटी है, इसमें ये मूव नहीं कर सकता है। जिस प्लेस पे था अभी भी वही है, ठीक है। हम जाके गांव से घूम के आ सकते हैं, लेकिन हमारा गांव का लैंड यहाँ पे नहीं आ सकता, आपका भी नहीं हो सकता। आप दिल्ली से कोई जमीन लाके कलकत्ता नहीं लेके आ सकते हो, ये इमोबिलिटी है उसमें, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारा लैंड का फीचर्स आप पढ़ रहे हो, क्लियर है। लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड प्रोडक्शन का एक स्पेशल फैक्टर है। लैंड प्रोडक्शन का एक कैसा फैक्टर है? स्पेशल फैक्टर है, इन द सेंस दैट इट डज नॉट यील्ड एनी रिजल्ट अनलेस ह्यूमन एफर्ट्स आर एम्प्लॉयड। ये स्पेशल ये है ना कि लैंड पे अगर ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाया जाएगा तो वह एकदम बेकार हो जाएगा। मतलब लैंड इल्ड तभी क्रिएट करेगा, इट डज नॉट इल्ड, मतलब यह प्रोडक्टिव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसके ऊपर ह्यूमन का एफर्ट नहीं लगेगा। जैसे ही लैंड पे ह्यूमन ने एफर्ट लगाया, या तो एग्रीकल्चर करता है या तो फैक्ट्री लगाता है, उसके ऊपर प्रोडक्शन करता है। लेकिन लैंड को अगर प्रोडक्टिव कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वह ह्यूमन बीइंग ही है। फिर लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी एंड यूसेज। लैंड यूसेज में भी वेरी करता है और फर्टिलिटी में भी वेरी करता है। इंडिया में जितने लैंड है, इंडिया की मैं सिर्फ बात करूं तो इंडिया में जितने लैंड है, हर जगह की, हर प्लेस की लैंड की फर्टिलिटी एक जैसी नहीं है। इंडिया में जहां भी लैंड है, हर जगह के प्लेस की लैंड की फर्टिलिटी एक जैसा नहीं है, और यूज भी अलग अलग है। आप अर्बन एरिया में जाते हो तो वहां के लैंड का यूज अलग है, आप सब अर्बन एरिया में जाते हो तो वहां का लैंड का यूज अलग है, आप विलेज एरिया यानी रूरल एरिया में जाते हो तो वहां के लैंड को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। तो बच्चों मेरे, ये लैंड क्या होता है? अपने फर्टिलिटी और यूसेज दोनों में ही वेरी करता है, दोनों में ही वेरी करता है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का लेबर। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों का क्या है? लेबर। दिस इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चों, दिस इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर, विच इज लेबर। लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेबर रेफर्स टू मेंटल और फिजिकल exertion directed to produce goods or services and with a view to gain an economic reward। लेबर क्या होता है? लेबर, मेरे बच्चों, आप जो वर्कर को बोल देते हो लेबर, ये गलत है। सर कैसे गलत है? वर्कर को तो लेबर ही बोलेंगे ना? नहीं बच्चों, उनके द्वारा किया गया वर्क, लिसन, जो वर्कर काम करते हैं ना, उनको हम लोग लेबरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबरर। और उनके द्वारा लगाया गया एफर्ट, द एफर्ट अप्लाइड बाय हिम इज कॉल्ड द लेबर। फॉर टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम अप्लाइंग माई बेस्ट एफर्ट फॉर यू, आई एम अप्लाइंग माई बेस्ट एफर्ट विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द लेबर। ये हुआ लेबर करना। You are completing all your homeworks, you are revising all your chapters, and you are doing the hard work in your studies to gain the best result in your exams. This is called the labor. इसको labor बोलते हैं। Your father, your parents is working day night to make able all your supplies necessities for your life. This is called the labor। बात समझ में आई आपको? तो लेबर क्या होता है? मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, प्रयास, कोशिश, एनर्जी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगाया जाता है जिससे कि इकोनॉमिक रिवार्ड पाया जा सके। मैं आपको इतना मेहनत करके क्यों पढ़ाता हूं? इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं, आपको भी पता है। ये इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द लेबर। To have an economic significance, labor must be done with a motive to some economic reward। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो लेबर मस्ट बी डन। कोई भी पर्सन लेबर सिर्फ इसलिए करता है कि उसको इकोनॉमिक रिवार्ड मिलता रहे, इकोनॉमिक रिवार्ड मिलता रहे। सो एक्टिविटीज डन आउट ऑफ प्लीजर, लव एंड अफेक्शन, पास्ट टाइम एंड हॉबीज एक्सेट्रा, ऑल्दो वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलबींग्स, इट इज नॉट लेबर। ठीक है, हम लोग
जैसे मान लो अपने प्लीजर के लिए योगा कर रहे हैं, फिर इसके बाद से जो लव एंड अफेक्शन में आके हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हमारी गार्डनिंग करनी हॉबीज है, जो भी एक्सेट्रा हो, टाइम पास के लिए करते हैं, ये सब भी यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन यह लेबर नहीं है, ये इसको लेबर नहीं बोलते हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड अर्न करना हमारा टारगेट ही नहीं होता है। रिवार्ड अर्न करना, इकोनॉमिक रिवार्ड गेन करना हमारा टारगेट यहाँ पर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे लेबर में क्या बोलेंगे, मेड सर्वेंट आपके घर पे आके काम करती है। सिंगिंग अगेंस्ट पेमेंट ऑफ अ फी, फी के लिए हम कोई पर्सन ऐसा है ना जो फी लेता है, एक स्टेज शो करेगा, 2 लाख रुपया लेगा, फिर वह जाके आपके लिए गाना गाएगा, ठीक है। कोई थिएटर में सिंगिंग के लिए जाता है, तो ये सारा हुआ आपका लेबर, ठीक है। लेकिन हाउसवाइफ जो है ये दिन भर घर में काम करते रहती है, नॉट अ लेबर, उसको लेबर नहीं माना जाता, बिकॉज इकोनॉमिक रिवार्ड मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वह काम नहीं करती है, वह अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स लोगों को खुश रखने के लिए लव एंड अफेक्शन में आकर के काम कर रही होती है, वह भी मेहनत कर रही होती है, लेकिन उसका वर्क जो होता है वो लव एंड अफेक्शन के लिए होता है, ठीक है ना। सिंगिंग इन द कंपनी ऑफ द फ्रेंड फॉर द सेक ऑफ द प्लीजर, ये आपका लेबर नहीं है, इसको लेबर हम लोग नहीं बोलते हैं। ये 2 वर्क करोगे तो ये आपके लिए लेबर नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ठीक इसी से रिलेटेड है, लेबर का फीचर्स क्या क्या होता है। व्हाट डज हेट्रोजीनियस मीन, जो अलग अलग होते हैं उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, अलग अलग नेचर के। ये कहां वर्ड मिल गया, मैंने इधर कहीं लिख के दिया है क्या हेट्रोजीनियस? बोलो भाई, ये वर्ड कहां से मिल गया आपको? जो सिमिलर नहीं होते हैं उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या ये वर्ड आपको कहां मिला, कृपया बताने की कोशिश करें जल्दी। सर बुक में पढ़ा था, उसमें था, पढ़ा था तो अभी भूल जाओ, समय आएगा तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ये मेरे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, सब कुछ बताया जाएगा। वैसे आपने पूछ लिया तो अच्छा किया, मैंने बता भी दिया। फीचर्स ऑफ लेबर, लेबर का फीचर्स क्या है? पहला तो ये ह्यूमन एफर्ट होता है। लेबर क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट होता है। लेबर इन्वॉल्व्स द ह्यूमन एफर्ट, लेबर ह्यूमन का एफर्ट को इन्वॉल्व करता है। विथ अ व्यू टू गेन एन इकोनॉमिक रिवार्ड, ये हम किस लिए करते हैं? कोई भी ह्यूमन अपना पूरा एफर्ट लगाता है, वह किस लिए कर रहा होता है? यह अपने गेन के लिए कर रहा होता है, इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए कर रहा होता है। किस लिए कर रहा होता है? इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए। सो ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन कम अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लेबर। पेरिसेबल नेचर का है, पेरिसेबल नेचर का है। देखिए पेरिसेबल नेचर क्या होता है, लेबर का पेरिसेबल नेचर क्या होता है? देखिए लेबर मतलब क्या होता है? आपका किया गया मेहनत। अगर मान लीजिए कल 26 को आपको 4 आवर्स की स्टडी करनी थी, सेल्फ स्टडी जो था, बहुत ज्यादा समय ये नहीं है, 26 आवर्स में 4 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी थी, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर लेबर नहीं करके, मेहनत नहीं करके, आपने वह 4 आवर्स किसी और वर्क में इन्वेस्ट कर दिया। आपने मूवी देखने में, टेलीविजन सेट देखने में, वेब सीरीज देखने में, कहीं ना कहीं आपने उस समय को लगा दिया। ये हो गया आपका, इसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। दोबारा चाहो तो जो अपने समय लॉस्ट कर दिया, अपना समय तो लॉस्ट किया ही किया, आपने अपना लेबर भी लॉस्ट कर दिया, मतलब मेहनत करने की जो ताकत थी, जो समय था, उसको भी लॉस्ट कर दिया। एक बार ये लॉस्ट अगर हो गया ना तो इसको रिकवर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लेबर इज पेरिसेबल
सिंस अ डेज लेबर लॉस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। एक दिन का अगर लेबर लॉस्ट हो गया तो इसको आप सब्सिक्वेंटली नहीं आप रिकवर कर सकते हो। वॉट एवर इज लॉस्ट इन अ डे कैन नॉट बी रिकवर्ड होली बाई एक्स्ट्रा वर्क ऑन द फॉलोइंग डे। What is the lost in a day cannot be recovered wholly by extra work on the following day। following day पे आप एक्स्ट्रा वर्क करके नहीं पूरा का पूरा रिकवर कर सकते हो। तो अ लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, एक लेबरर एक मजदूर अपने लेबर को रिस्टोर नहीं करता है, कैन नॉट स्टोर हिज लेबर फॉर एट अ लेटर डेट, हेंस लेबर इज सेड टू हैव अ रिजर्व प्राइस। लेबर इज सेड टू हैव नो रिजर्व प्राइस, लेबर का कोई रिजर्व प्राइस भी नहीं होता है। रिजर्व प्राइस कैसे होगा? रिजर्व प्राइस कब होता है? जब हम प्रॉफिट को बचा के रखते हैं, जब हम किसी चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं तब रिजर्व बनता है। यहां पर तो लेबर को हम एक्यूमुलेट ही नहीं कर पा रहे, हम रख ही नहीं पा रहे, तो ये क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। हेंस हम बोल सकते हैं लेबर इज सेड टू हैव नो रिजर्व प्राइस, इसका कोई रिजर्व प्राइस नहीं है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वीक बार्गेनिंग पावर। वीक बार्गेनिंग पावर, आप ये ना रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, लेबर को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। सिंस देयर इज नो रिजर्व प्राइस, लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर, इसका कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता है। जैसे आज हमने मेहनत नहीं किया तो आज का मेहनत हमारा सेव हो गया, कल हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, ये रिस्टोर ही नहीं हो सकता है। और रिस्टोर नहीं होने की वजह से यहां पर बोला है, रिस्टोर नहीं होने की वजह से देयर इज नो रिजर्व प्राइस, लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर, बिकॉज इसको स्टोर ही नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका वीक बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, आप कोई फ्रूट सेलर हो या आप कोई वेजिटेबल सेलर हो, आप ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल बेच रहे हो जो कल परसों में खराब हो जाएगा, तो आप क्या ज्यादा बार्गेन कर पाओगे? या जो भी प्राइस आपको मिलेगा आज आप उसको सेल कर दोगे? तो इसमें बार्गेनिंग पावर की बहुत कमी है। सेल्फ रिसोर्स, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ, फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ, लेबर को लेबरर से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेबरर के द्वारा किया गया एफर्ट, लगाया गया एफर्ट ही हमारा लेबर बोला जाता है। That's whereas if the labor is sold, the producer of labor retain the capacity to work. Producer of the labor contains the capacity to work. Thus the laborer is the source of his own labor power. Laborer ही अपने पावर, लेबरर ही अपने लेबर पावर का मेन सोर्स होता है, सेल्फ रिसोर्स होता है, सेल्फ सोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर का वेरिएशन, मतलब लेबर का टाइप, लेबर का क्लास। लेबर बोलता है कि लेबर स्किल्ड लेबर भी होते हैं जिनको सारे एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा स्किल होता है, अच्छा नॉलेज होता है। वीक बार्गेनिंग पावर नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड होगा। हाँ जी, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर ही तो बार्गेनिंग डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर ही बार्गेनिंग डिपेंड करता है। आप जमीन परचेज करने जाओगे, लैंड परचेज करने जाओगे, आप कितना बार्गेन कर लोगे किसी से? अगर 10 लाख प्राइस बोलेगा कोई पर्सन, 10 लाख के लायक जमीन होगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपया, 10 लाख रुपया दाम होगा तो आप उसको 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया तक बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि आप परचेज भी एक बार कर रहे हो। लेकिन कोई ऐसा गुड्स जो कल को तुरंत खराब हो जाए, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए, तो उसमें बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, ये गुड्स टू गुड्स वेरी करेगा, ये गुड्स टू गुड्स वेरी करेगा सभी। इसके बाद वेरिएशन देखो, लेबर में भी क्लासिफाइड एज स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। क्या बोला यहां पर? लेबर में भी क्लासिफाइड एज स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। लेबर पावर डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, एजुकेशन, स्किल एंड द मोटिवेशन टू वर्क। लेबर पावर, ये मेन लाइन है, इसको याद रखोगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा आप। लेबर पावर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? लेबर पावर कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है?
लेबर डिपेंड करता है, मतलब कोई पर्सन कितना मेहनत कर पाएगा, ये डिपेंड करता है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है। कोई फिजिकली बीमार रहता है बहुत ज्यादा, उसका बॉडी इस तरह से एक्टिवली वर्क नहीं करता है, तो जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है वह लेबर भी कम करेगा, जिसमें एडुकेशन की कमी है वह भी लेबर कम करेगा, जिसमें स्किल नहीं है ज्यादा वह भी लेबर कम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वैसे पीपल्स जो कि स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, या फिर आपका सेमी स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, लेबर जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, ये लोगों को ही वर्क मिलेगा। और लेबर की पावर उसका शिक्षा पे, उसके स्किल पे, मोटिवेशन पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ये बात एकदम अच्छे से याद कर लो। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, प्रोडक्टिविटी। विक बार्गेनिंग, ये तो बोल चुका हूं मैं, विक बार्गेनिंग पावर वाला। और कोई सवाल है तो पूछो, और कोई सवाल है तो पूछो। प्रोडक्टिविटी पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव, सारा किया गया लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता है। इन द सेंस दैट ऑल एफर्ट्स आर नॉट प्योर टू प्रोडक्ट वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और सर्विसेज। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव, सारा लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता है। इन द सेंस दैट ऑल एफर्ट आर नॉट प्योर टू प्रोड्यूस वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी लगाया गया एफर्ट्स गुड्स और सर्विसेज के वांट को सेटिस्फाई करने के लायक, प्रोड्यूस करने के बराबर नहीं है, तब ये प्रोडक्टिविटी बोल रहा है कि ये भी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव इन द सेंस ऑफ ऑल एफर्ट, एफर्ट के सेंस में खाली नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप, जी नंबर पॉइंट। जी नंबर पॉइंट में जाएंगे, इसके पहले अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछो भाई। एफ के बाद जी नंबर पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसमें जाने से पहले अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए बच्चों जल्दी। मैं बीच में गैप दे रहा हूँ, थ्योरी क्लास है, जल्दी जल्दी आप करो। पढ़ लिया आपने? सर कैन वी से दैट लेबर इज मोबाइल? हाँ, लेबर मोबाइल है। यस, वी कैन से दैट लेबर इज मोबाइल, बिकॉज लेबर तो लेबरर के साथ ही चलता है। मैंने बोला था एक पॉइंट में कि लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड, बताया था ना। तो जैसे जैसे लेबरर चलेगा वैसे वैसे उसका लेबर भी चलेगा। अब मैं क्या दिल्ली जाऊंगा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ, वहां से भी कर सकता हूँ। आप क्या अपने अपने विलेज से, अपने टाउन से आके कोलकाता आ जाओगे तो बोलोगे सर अब क्लास समझ नहीं आ रहा, वहां पे थे तो समझ में आ रहा था? ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेबर इज ऑल्सो मोबाइल, लेबर होता है मेहनत, और लेबरर जो मेहनत करने वाला पर्सन है उसको बोलते हैं। ठीक है भाई। और लेबर मेंटल लेबर भी हो सकता है, फिजिकल लेबर भी हो सकता है। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन? नहीं? किसी बच्चे के मन में, अच्छा एक कोई बच्चा है जो आ रहा है जा रहा है बार बार क्लास में? दीपक, कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तुम्हारा शायद। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे पिकुलियर रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड वेज रेट। ये ना एग्जाम्स में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिकुलियर रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड वेज रेट, लेबर सप्लाई और वेज रेट के बीच रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? जनरली सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड। हम लोग जनरली यही जानते हैं
कि लेबर का सप्लाई और वेज रेट डायरेक्टली रिलेटेड है। आप लोग डायरेक्टली रिलेटेड क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड क्या होता है, ये सब सिखाया हुआ डिमांड और सप्लाई चैप्टर में। एज पर जनरल लॉ ऑफ सप्लाई, so as wage rate increases the laborer tends to increase the supply of labor by reducing the hour of leisure। ठीक है, as wage rate increases the laborer tends to increase the supply of labor by reducing the labor of leisure। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर समझाएंगे। जैसे किसी वर्कर को, ये पॉइंट में, जैसे किसी वर्कर को मान लीजिए 1 आवर वर्क करने के लिए 40 रुपीज मिलता है। वह दिन भर में 8 आवर अगर वर्क करता है तो 8 इंटू 40, 320 रुपीज उसका एक दिन में अर्निंग हुआ, 320। लेकिन उसी वर्कर को अगर कोई बोल दे कि भैया मेरे आपको वन डे 8 आवर काम करने से मैं आपको दूंगा 800 रुपये, 800 रुपीज। कितना? 800। मतलब पर आवर उसका 100 रुपीज अर्निंग हो गया, 40 से बढ़ के 100 रुपीज हो गया। तो वह अपना ज्यादा से ज्यादा जो आवर था, जो पहले लीजर में बिताता था, लीजर मतलब होता है, लीजर मतलब होता है आपका जो आराम करने में, मतलब ऐसे बेकार समय बिताता था, उस टाइम को भी वह अपने लेबर में डाल देगा, उस टाइम को भी अपने वर्क में डाल देगा ताकि ज्यादा अर्निंग कर सकेगा। वह लेजर में क्यों गुजार रहा था? क्योंकि जानता था कि 40 रुपया ही तो मिलेगा, तो काम चलाने भर का पैसा अर्निंग आ जा रहा है 8 आवर्स में, 320 छोड़ देते हैं। जब उसको और ज्यादा अर्निंग मिलेगा, ज्यादा रेट से मिलेगा, तो वह और ज्यादा एफर्ट लगाएगा। तो ये बोला है कि वेज रेट जैसे जैसे इंक्रीज करता है, लेबरर्स आल्सो टेंड्स टू वर्क मोर हार्ड एंड रिड्यूस देयर लीजर टाइम। अपने बेकार समय को ये लोग कम कर देते हैं। एक रिवर्स रिलेशनशिप भी है, एट हायर प्राइसेस, हायर प्राइसेस पे रिवर्स रिलेशनशिप भी है। सर ये कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। ये ना, जैसे एक वही लेबर जिसको अब 800 रुपये मिल रहा था ना, बड़ा बॉस उसको कोई मिल गया, बड़ी कंपनी, बड़ा बॉस, वह बोला कि तुझे मैं 1 आवर काम करने का, 1 आवर काम करने का तुझे 500 में दूंगा। 8 आवर्स काम करेगा तो 500 इंटू 8, 4000। 30 दिन अगर काम कर दिया अगर महीने में, 1,20,000 रुपये उसकी महीने की सैलरी हो गई। और पहले 24,000 रुपये था, 800 इंटू 30 करो, 24,000 रुपए से उसकी सैलरी बढ़ के 1,20,000 हो गई। फिर 1/5 मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स उसकी सैलरी बढ़ गई। अब मेरे को बताओ, किसी की बहुत हायर प्राइस हो जाएगी, बहुत ज्यादा सैलरी कम घंटे काम करके मिलेगा, तो वह क्या ज्यादा और एफर्ट लगाएगा? बहुत हायर प्राइस पे वह एफर्ट लगाना ही बंद कर देगा। बोलेगा इतना पैसा यार आ रहा है, कहाँ 24, कहाँ 1,20,000, खुदा ने इतना दे दिया है कि हम खुदा के बंदे बन गए, अब हमें और कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कम काम करेंगे, कम काम करके ज्यादा रुपये कमा लेंगे। तो ऐसे समय में रिवर्स रिलेशनशिप हो जाता है, रिवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। कैसे? हाउएवर एट अ हायर लेवल इनकम द लेबरर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लेबर। हायर लेवल में जब चले जाता है, लेबरर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इंक्रीजेस द आवर ऑफ लीजर, और बेकार समय बिताना वह ज्यादा शुरू कर देगा। बेकार समय मतलब टेलीविजन देखेगा, घूमने जाएगा, घर में अपने फैमिली के साथ समय बिताएगा। इन रिस्पॉन्स टू फर्दर राइज इन द वेज रेट, वेज रेट बढ़ा लेकिन फिर भी वह और ज्यादा नहीं अर्निंग करना चाहता, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, हायर लेवल में पहुंच गया है। ही मे प्रेफर टू हैव मोर ऑफ रेस्ट एंड लीजर, वह अब प्रेफर क्या करने लगा, ज्यादा समय रेस्ट में बिताना, ज्यादा आलस्य में, लीजर में बिताना। then earning more money, so the labor supply reduces as very high wage rate। very high wage rate जब रहेगा, बहुत ज्यादा अगर वेज रेट रहेगा, ऐसे समय में जो वर्कर्स होते हैं ये लेबर के सप्लाई को रिवर्स रिलेशनशिप में लेके चले जाते हैं। मतलब वर्क करना कम कर देते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ये अपना स्पेंड करते हैं लीजर टाइम में। क्लियर है? फिर रिवर्स रिलेशनशिप एट लोअर प्राइस, लोअर प्राइस में भी रिवर्स रिलेशनशिप होता है, लोअर प्राइस पे भी रिवर्स रिलेशनशिप होता है।
सिमिलरली व्हेन वेज रेट फॉल बिलो अ मिनिमम लेवल, वेज रेट जब एक मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाता है, वेजेस रेट जब एक मिनिमम लेवल से भी नीचे फॉल कर जाता है, सम मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु वर नॉट वर्किंग बिफोर, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु वर नॉट वर्किंग बिफोर, जो लोग इसके पहले काम नहीं कर रहे थे, मे स्टार्ट वर्किंग टू सप्लीमेंट हिज फैमिली इनकम, ये अपने फैमिली इनकम में सपोर्ट करने के लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर में इंक्रीज में अल्सो इंक्रीजेज एट वेरी लो वेज रेट लेवल्स, जब एकदम लो वेज रेट हो जाता है, लो वेज रेट, तब ऐसे समय में जैसे मान लो किसी पर्सन का वेज रेट बहुत कम हो गया, अब उसके घर में इतने ज्यादा वेज रेट कम हो गए कि अब उसके घर में अर्निंग्स आना कम हो गया, अब वह भी उसका फैमिली का मेंबर जो पहले काम नहीं कर रहा था वह भी जाकर के नौकरी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया, ये भी ऐसा भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में। ठीक है भाई, कैपिटल ये क्या होता है? इंडिविजुअल या कम्युनिटी के वेल्थ को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इंडिविजुअल या कम्युनिटी के वेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। देखिए बच्चों, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और विच इल्ड एन इनकम। हम वेल्थ का यूज, हमारे पास अगर ज्यादा बैंक बैलेंस है, मनी है, कैश है, प्रॉपर्टी है, तो हम उसको किस काम में यूज करेंगे? उसको फर्दर किसी प्रोडक्टिव वर्क में यूज करते हैं ताकि और ज्यादा हम वेल्थ क्रिएशन कर सके, और ज्यादा हम क्या कर सके? वेल्थ क्रिएशन कर सके, पहली बात। दूसरा, अगर हम उस कैपिटल का सही तरीके से यूज करेंगे तो हम उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, हम उससे अर्निंग भी इल्ड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वर्क में कैपिटल का यूज किया जाता है। जैसे प्लांट और मशीनरी कैपिटल है, टूल्स और एसेसरीज कैपिटल है, फैक्ट्रीज कैपिटल है, डैम एंड कैनल्स इक्विपमेंट, ये सभी कैपिटल होते हैं, सभी कैपिटल है। कैपिटल का फीचर्स क्या है? कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है, जो कि इल्ड अ पीरियोडिकल इनकम विथ अ फ्लो कंसेप्ट, जो फ्लो कंसेप्ट के साथ एक पीरियोडिकल इनकम लाता है। जैसे मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट मशीनरी है, इन सबको मैं रेंट पे डाल करके वहां से अर्निंग कर सकता हूं। कैपिटल इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट बाय इटसेल्फ, कैपिटल इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट बाय इटसेल्फ, ये याद रखना। कैपिटल नॉट इक्वल टू वेल्थ भी बोला है यहां पर फीचर्स में, कैपिटल वेल्थ नहीं होता है। वेल्थ रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। वेल्थ रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज, इंसानों का और गुड्स का। कुछ ऐसा स्पेसिफाइड क्वालिटी, कुछ ऐसा स्पेशल क्वालिटी रहता है जो कि क्या करता है? प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। वेल्थ रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज, wealth refers to all goods and human qualities which are used in production, which cannot be passed on for value, जिसको वैल्यू के लिए पास नहीं किया जा सकता है। कैपिटल रेफर्स टू ओनली दैट पार्ट ऑफ वेल्थ इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। रिसोर्स लाइंग आइडल विथ कंस्टिट्यूट वेल्थ बट नॉट कैपिटल। रिसोर्सेस लाइंग आइडल, जो बेकार रिसोर्स पड़ा हुआ है वह वेल्थ क्रिएट कर सकता है लेकिन कैपिटल नहीं क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी नंबर क्या है? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज कंसिडर्ड एज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक लैंड एंड लेबर which are considered as primary or original form of production, which are considered as primary or original factor of production। इसको भी हम लोग ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर को भी हम लोग कैपिटल को भी इसी की तरह, लैंड लेबर की तरह ही मानते हैं।
लेकिन ये बोला है कि प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये मैन-मेड फैक्टर होता है। अनलाइक लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन बाय वर्किंग इन नेचर। कैपिटल इज अ मैन-मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मोबिलिटी, इसको मोबाइल किया जा सकता है। पेरिसेबल, कैपिटल इज पेरिसेबल, इट इज नॉट लाइक लैंड विच इंडेस्ट्रक्टिबल एंड परमानेंट, याद रखना है। ये तो मैंने आपको ए में ही पढ़ाया था। कैपिटल इज पेरिसेबल, कैपिटल पेरिसेबल होता है। कैपिटल यूज्ड फॉर टेक्सटाइल मशीनरी कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू सेम अमाउंट एंड यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब एक बार अगर हमने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो हम वहां से निकाल करके दूसरे जगह री इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। कैपिटल यूज्ड फॉर टेक्सटाइल कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू सेम अमाउंट, रिवर्स बैक नहीं हो सकता है। फिर लैंड और कैपिटल का डिफरेंस जो मैं पढ़ाया हूं वहीं यहाँ पे लिखा है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मैनमेड है, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड परमानेंट है, ये पेरिसेबल है। लुक मोबिलिटी इन जियोग्राफिकल सेंस, हैज नो मोबिलिटी, हैज मोबिलिटी। अच्छा, इसमें भी मोबिलिटी है, कैपिटल में भी। हाँ, कैपिटल भी तो मूवमेंट कर ही सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। रेंट फ्रॉम लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेंट फ्रॉम कैपिटल कंपैरेटिवली फिक्स्ड। ये जो कैपिटल का रेंट मतलब इंटरेस्ट होता है, रेंट ऑफ कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। एंड रेंट फ्रॉम लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू प्लेस का रेंट जो है ये वेरी करता है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल। टाइप ऑफ कैपिटल में आ जाइए आप लोग, टाइप ऑफ कैपिटल में आ जाइए, टाइप ऑफ कैपिटल में आ जाइए। फिक्स्ड कैपिटल, इट एग्जिस्ट इन ड्यूरेबल शेप एंड रेंडर अ सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे टूल्स, मशीन एक्सेट्रा। वैसा कैपिटल जिसमें एक ड्यूरेबल शेप और साइज है, मतलब ड्यूरेबिलिटी है, जो ज्यादा समय तक चल सकता है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है लॉन्ग पीरियड तक, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल। और ये आपका ड्यूरेबल जो है ये कैसा होता है? इट एग्जिस्ट इन द ड्यूरेबल शेप एंड रेंडर अ सर्विस टू द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक हमें सर्विस दे सकता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल किसको बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल, it is another form of capital, circulating capital, which perform its functions in production in a single use and is not available for further example seed, raw material etc. ये circulating capital है। मैं दोबारा से circulating capital एक बार समझाता हूं आपको। ये भी form of capital है which perform its functions in production in a single use and is not available for further use। मतलब सिंगल यूज में ही इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीड लाते हो, सीड जिसको आप अपने फील्ड में डालते हो तो वहां पर प्लांट आता है। वह सीड एक बार यूज हो गया तो वही वाला बैक नहीं होगा, उससे जो नया प्लांट होगा फिर उसी प्लांट में से फिर से सीड निकाल के हम लोग रखेंगे। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो एक पार्टी से एक बार से दूसरे बार में सर्कुलेट करते रहता है। रियल कैपिटल किसको बोलते हैं? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बैंक बैलेंस को रियल कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल, स्किल और एबिलिटी जो आपके पास है वही आपका ह्यूमन कैपिटल है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स करके आप अच्छा से अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो जाइए, टैक्सेशन में एक्सपर्ट हो जाइए, किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाइए, तो आपका अंदर भी एक स्किल और एबिलिटी आ जाएगा जो कि आप ह्यूमन कैपिटल बोले जाएंगे। टेंजिबल कैपिटल रिसीव्ड बाय सेंस, intangible capital, it is the form of the rights and benefits and cannot be perceived by sense, hence goodwill, patent right etc. Intangible capital, it is the personal property owned by an individual or a group of individual। इंडिविजुअल कैपिटल क्या? पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल को इंडिविजुअल कैपिटल हम लोग बोलते हैं। सोशल कैपिटल जैसे रोड, ब्रिज एक्सेट्रा, तो ये सोशल कैपिटल है। ये सारा आपका सोशल कैपिटल है। टाइप ऑफ कैपिटल में कोई प्रॉब्लम बच्चों? टाइप ऑफ प्रॉब्लम में यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है टाइप ऑफ कैपिटल में? बोलो जल्दी।
नो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है, थियरी में और ज्यादा नहीं, दूसरे क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।